हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सरस्वती मंत्र के साथ एक बार फिर आज इंग्लिश की क्लास शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति। जी हाँ, तो आप सब कैसे होंगे? आशा करती हूँ कि आप सब घर पे कुशल मंगल होंगे और बिलेटेड हैप्पी रक्षाबंधन। आप सबका त्यौहार मैं कामना करती हूँ कि बड़े अच्छे से आपने सेलिब्रेट किया होगा और जीवन में ऐसे ही आप आने वाले त्योहारों को सेलिब्रेट करें। और जी हाँ, आज एक और महत्वपूर्ण विषय दिवस है हमारे देश के लिए कि आप सबको विदित ही होगा कि आज श्री राम मंदिर निर्माण की जो आधारशिला है, भूमि पूजन है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। तो उसके लिए भी आप सब देशवासियों को शुभकामनाएं। जी हाँ, तो देखिए, हमने पहले टेंस की क्लास की और फिर अब ये क्लास टेंस की ही चल रही है। लेकिन इसमें क्या है कि टेंस में आने वाली कठिनाइयों के अकॉर्डिंग मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रामर के पोर्शन करवाती जाऊंगी। लेकिन अभी ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपका ये लगा लो ग्रामर के तरफ से भी और वोकैब के तरफ से भी कार्य हो रहा है। आप ऐसा मत समझिए जैसे इसमें टेंस के अकॉर्डिंग जितना विषय ज़रूरी है मैं उतना ही बताऊंगी। इसके बाद आने वाली कक्षाओं में हम स्पेसिफाई भी एक एक सब्जेक्ट एक एक टॉपिक को करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हम यदि किसी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं या अध्यापन कर रहे हैं तो सर्वप्रथम फर्स्टली हमें उस भाषा की ग्रामर आनी चाहिए, उस भाषा को बोलना व समझना आना चाहिए। लेकिन मैं यह नहीं कहूँगी कि हम हमारी प्रोनंसिएशन, हमारे उच्चारण को दूसरों की भांति करें। आप गौर करिएगा, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इस भाषा को पढ़ लिख व समझ सकें, ऐसी आपको इसमें अचीवमेंट करनी है। और वो कैसे पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल होगा ग्रामर की जानकारी, और ग्रामर में भी मेनली आपको वाक्य संरचना यानी जो सेंटेंस मेकिंग है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो आना चाहिए। देखिए, मुश्किल नहीं है। अगर आप इस चीज़ को हिंदी विषय के साथ साथ पढ़ेंगे, संस्कृत विषय के साथ साथ पढ़ेंगे तो यह मुश्किल नहीं है। हर ग्रामर का कंसेप्ट एक ही होता है, उसमें सिर्फ क्या होता है, शब्द उच्चारण की विभिन्नता पाई जाती है। जैसे जो हिंदी भाषा है उसकी मातृभाषा हम संस्कृत को मानते हैं, तो लगभग हिंदी का जो शब्दकोश है वो संस्कृत भाषा से सिमिलर मिलेगा। और जैसा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो लैटिन भाषा के शब्द उसमें मिलते हैं और फॉरेनर लैंग्वेज के उसमें शब्द मिलते हैं, तो वो उन शब्दों को लेकर चलती है। अब मुख्य बात है, आपको समझ में आना चाहिए कि अगर संज्ञा कहा तो संज्ञा है क्या, संज्ञा शब्द हमें किस चीज़ का ज्ञान करा रहा है। उसी को हम कहेंगे इंग्लिश में नाउन, तो नाउन हमें किस चीज़ का ज्ञान करा रहा है। मेरे हाथ में ये पेन है तो ये नाउन है। हम जब तक इन चीज़ों को किताबों में पढ़ा हुआ रखेंगे तब तक हमें कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर नहीं होंगे। किताबों में पढ़ा रहने का मतलब हम क्या करते हैं, बुक में डेफिनेशन याद कर लेते हैं और अपने कान बंद कर लेते हैं, आँख बंद कर लेते हैं और कैसे रटते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ए वर्ड दैट टेल्स अबाउट एनीथिंग, प्लेस, कॉल डाउन, इस तरह से ना। क्यों? और फिर क्या करेंगे, हम भूल भी जाएंगे। अब हम भूलेंगे कैसे नहीं, आपको सीधी सी एक चीज़ समझनी है।
संज्ञा का मतलब नाम। किसका नाम? पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी वस्तुएं हैं, अब कैसी, चाहे सजीव चाहे निर्जीव, उनका नाम संज्ञा है। बात यहीं ख़त्म हो जाती है। अब आप ये देखिए कि मेरे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी संज्ञा है। और इंग्लिश में तो महाभारत यहीं शुरू होती है। हिंदी में चलो हम थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, इंग्लिश में तो हमारी सोच बन जाती है कि जितना हमने रट लिया, जितना हमने याद कर लिया वही हमें आता है, उसके अलावा नहीं आता। आप इंग्लिश में एग्जाम्पल याद कर लोगे कि नाउन का ये एग्जाम्पल है, प्रोनाउन का ये एग्जाम्पल है, पर्सनल प्रोनाउन का ये एग्जाम्पल है, मटेरियल नाउन का ये एग्जाम्पल है, और उस एग्जाम्पल से बाहर अगर कोई वर्ड आ गया तो वहाँ आप पजल हो जाओगे। तो पजल नहीं होना, मैं इस बात पे इतना जोर दे रही हूँ। और उसका कोई वजह है, जैसे कि पिछली क्लास में हमने पर्सनल प्रोनाउन, वो पर्सनल प्रोनाउन पढ़े जो हमें मुख्यतया बहुत ज़्यादा जगहों पर यूज करने पड़ते हैं। अब उसमें 3 चीज़ें आई थी, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और बात हुई थी कि ये होंगे क्या। तो ऑब्जेक्टिव केस, केस का मतलब कारक। अब उतना आपका दिमाग जाएगा या नहीं जाएगा, मुझे यही चेक करना था। क्या चेक करना था? कि आप उस चीज़ तक पहुंचोगे या नहीं। मैं आपको बता उस क्लास में भी सकती थी, लेकिन मैंने क्यों नहीं बताया। मैं हमेशा यह मानती हूँ कि बच्चे के आगे आप जितना क्वेश्चन मार्क छोड़ोगे, बच्चा उतना ही प्रयास करेगा यदि उसमें सीखने की इच्छा है तो। और अगर सीखने की इच्छा नहीं है तो एक अध्यापक का यह कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे में सीखने की इच्छा को जागृत करे। तो हमने देखा था कि पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव। पॉजेसिव केस यानी कर्ता कारक। अब आप समझ जाओगे पॉजेसिव केस अच्छी तरह। कर्ता कारक यानी ऐसे शब्द जो हमें कार्य करने वाले के बारे में बताए, जैसे मैं, मेरा, तुम्हारा, ठीक है, उसका। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? कर्म कारक, यानी कर्म कारक क्रिया के या कर्ता का जो कार्य किया है उसका असर जिस पर हो, कर्म कारक। मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि ऑब्जेक्ट है क्या? कर्म कारक। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये कौन कौन से प्रोनाउन थे। आज फिर हम एक बार, वो तो हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन का एक हिस्सा था। पर्सनल यानी निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक कहते ही आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। तो ऐसे ही चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, आप ध्यान दीजिए। तो आज हम पढ़ते हैं प्रोनाउन। ये हम पढ़ेंगे किस लिए? ये हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सेंटेंस का बहुत बड़ा हिस्सा यह है। वाक्य की शुरुआत है, उसमें कर्ता का प्रयोग करना आएगा, कर्म का प्रयोग करना आएगा। कर्ता और कर्म दोनों ही प्रोनाउन हो सकते हैं, जैसे एज वेल एज नाउन हो सकता है। लेकिन नाउन को हमने क्यों नहीं पढ़ा? नाउन को हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि नाउन मतलब किसी का नाम, और वह व्यक्ति या वह वस्तु जिसके बारे में पूरे वाक्य में बात की जा रही है वो फिर भी समझने लायक है। नाउन की एक क्लास हम बाद में लेंगे जो कि स्ट्रक्चरल क्लास होगी, नाउन के बारे में पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन की जाएगी। उससे पहले आज हम पढ़ते हैं प्रोनाउन। और मैंने आपको थोड़ी सी भूमिका तो बताई दी थी। नाउन क्या होता है? नाउन इज प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन की जगह प्रयोग किया जाता है, नाउन की जगह यूज किया जाता है। नाउन क्या? संज्ञा, किसी का भी नाम। अब जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, राम इज ए हैंडसम बॉय। राम के बारे में बात की जा रही है और मुझे राम के बारे में 10 वाक्य और बताने हैं। तो प्रोनाउन का आविष्कार किस लिए होता है?
रिपीटेशन से बचने के लिए। अब बार बार पुनरावृत्ति, जैसे आपको कई बार क्या होता है, आपके दोस्त हैं एक ही बात 10-12 बार बताते हैं तो आप क्या कहते हैं, यार बोर कर दिया, बार बार एक ही बात क्यों रिपीट कर रहे हो। तो उस रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का आविष्कार हुआ है। तो मैं क्या कह दूंगी, बार बार राम 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 करने की बजाय ही इज़ वेरी ऑनेस्ट गाय, ही इज़ वेरी सिंपल गाय, ही इज़ वेरी रिच गाय। ठीक है, तो उसके बारे में जितने भी हम, जैसे कि आप सबको याद होगा एक गाय का प्रस्ताव हम याद करते थे ना, है ना, तो उसमें हम काऊ का एक सेंटेंस में यूज़ करके आगे उसके प्रोनाउन ही यूज़ करते हैं। इट हैज़ 4 legs, इट हैज़ 1 tail, इट हैज़ ये जो भी है, इट्स कलर वाइट, कुछ भी मान लो, इस जो उसकी विशेषता हमें बतानी होती थी वो, उसके लिए हमें प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन है क्या। सीधी सी बात है, कोई भी शब्द की, कोई भी शब्द, और शब्द का नाम हो गया संज्ञा, संज्ञा की बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। अब आगे बात करते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं। तो प्रोनाउन के प्रकार आगे हम पढ़ेंगे। अब हिंदी में आपको सर्वनाम जरूर आने चाहिए अगर आप इंग्लिश में सीख रहे हैं तो। आपका बेस शुरू से ही अगर इंग्लिश का अच्छा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि ग्रामर में हमें तीनों लैंग्वेज में साथ साथ चलना चाहिए। तो फर्स्ट प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, जिसका हमने चार्ट भी बनाकर पढ़ा था। पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे आ जाइए आप, हमें इसको याद नहीं करना है कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं। पर्सनल मतलब पुरुषवाचक, बात यहाँ तक समझ में। अब वाचक का मतलब होता है कहने वाला। कोई भी सब्जेक्ट है, क्लियर करने का तरीका, पढ़ने का तरीका होता है, आप उसके शब्द पे जाइए, उसके शब्द को तोड़ तोड़ के पढ़िए। अब पुरुषवाचक यानी पुरुष को कहने वाला। अब यहाँ पुरुष का मतलब सिर्फ मैन पावर से नहीं है कि जी यहाँ सिर्फ राम की ही बात की जाएगी, यहाँ सिर्फ श्याम की नहीं। पुरुष मतलब पुरुष को बताने वाला, यानी कर्ता को बताने वाला। अब वो कर्ता पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, या कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकती है। जैसे दिस इज़ नाइस कैमरा, ठीक है, तो कैमरा है, ये क्या है, थिंग तो है लेकिन सजीव नहीं है, न पुरुष है न स्त्री है। ठीक है, इट हैज़ 3 legs, आप ऐसे कह सकते हो, इसके पास 3 टांगें हैं। तो जो इट वर्ड का हमने यूज़ किया है वो क्या है, प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, पुरुषवाचक, पुरुष को कहने वाला। एक बार फिर मैं इस बात पे दबाव दूंगी, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बिल्कुल भी रटने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं ये कहती हूँ कि एक बार कंसेप्ट समझिए, फिर आपके सामने ढेरों शब्द डाल दें, आप झट से ऐसे कैच कर लोगे कि जी दिस इज़ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने, प्रोनाउन, नाउन की जगह जो यूज़ हो। क्यों यूज़ हो, बार बार नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए। अब इसके बाद बात आती है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक, पुरुष को कहने वाला। लेकिन कौन से पुरुष को, जो कार्य कर रहा है, जिसकी सेंटेंस में मुख्य भूमिका है, लेकिन क्या वह सजीवी हो या फिर वह पुरुष ही हो, नहीं। दैट कैन बी ए मैन, कैन बी ए वुमेन, कैन बी ए थिंग, कैन बी ए पैलेस, कुछ भी हो सकता है, प्लेस, थिंग, कुछ भी। ठीक है, पुरुषवाचक। इसके लिए हम, अब आप ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि जी आई पुरुषवाचक सर्व पर्सनल प्रोनाउन है, वी नहीं। क्या है, जो कार्य कर रहा है, अब कार्य मैं कर सकती हूँ, आई आ गया, वह कर सकता है, ही हो गया, गर्ल के बारे में कर सकती है तो सी हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया, पेन के बारे में कुछ बात कहनी है तो इट हो गया। ठीक है,
और वैसे ही फिर अपन ने क्या पढ़े थे, इनके सिंगुलर और प्लूरल पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस पढ़े थे। जैसे आई का प्लूरल वी हो गया, यू का यू हो गया, ही का दे हो गया, सी का दे हो गया, इट का दे हो गया। तो यह सारे किस में आएंगे, पर्सनल प्रोनाउन में आएंगे। फिर इनके हमने कर्ता केस कारक पढ़े थे और कर्म कारक, यानी पॉजेसिव केस कर्ता और ऑब्जेक्टिव कर्म। तो दोनों कारकों में जैसे माई मेरा या आवर हमारा, यह क्या हो गया, मेरा यानी कर्ता, ठीक है। और मी मुझे, तो मुझे क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। और वो कैसे होगा, वो हम वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो अलग से समझ पाएंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन फिर भी एक बार हम अनाउंस कर लेते हैं। आई, मैं, मी, मुझे, वी हम, अस हमें, यू तुम, ही वह, सी फेमिनियन वह, हिम उसको, हर सी के लिए प्रयोग होगा, इट यह, दे वे इत्यादि। ये सारे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन होंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब जैसे आपको मैं कहूँ कि यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, तो ये जो माई है ये क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगी प्रोनाउन छांटिए आप, तो प्रोनाउन छांटोगे तो यहाँ इस वाक्य में कितने प्रोनाउन हैं, 2 प्रोनाउन है। दिस भी प्रोनाउन है और माई भी प्रोनाउन है। अब इसमें से यह जो दिस कौन सा प्रोनाउन है इसको हम आगे पढ़ेंगे, और माई कौन सा प्रोनाउन आ गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। कैसे हुआ, पर्सनल यानी है पुरुष के बारे में, जो पुरुष, जिस पुरुष की बात की जा रही है, यानी हाँ यहाँ पेन की बात की जा रही है और यह पेन किसका है, ये संबंध बता रहा है, यानी मेरा है, मेरा पेन, दिस इज माई पेन। तो ये क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। अब इसके बाद आगे आता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव मतलब, अब पॉजेसिव मतलब होगा अधिकारवाचक। अधिकारवाचक मीन्स अधिकार को बताने वाला। किसके अधिकार को बताने वाला, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे अब अधिकार से आप समझिए, आगे मत जाइए पहले। अब किसी चीज़ पर अधिकार का मतलब हक भी होता है ना दूसरा, पॉजेसिव। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा कि वह बहुत पॉजेसिव है। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, अपना अधिकार जताने वाला, यानी किसी भी चीज़ के बारे में वह अपना पॉजेसिवनेस दिखाता है कि नहीं यह चीज़ मेरी है, यानी अधिकार जताना। अब अधिकार हम कैसे जताएंगे, मान लो यह डस्टर है। अब इस डस्टर पर किसका अधिकार है, जो इसको लाया है और इसको कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड करवाया गया है, तो यह कॉलेज का डस्टर है, तो इस पर किसका अधिकार हुआ, कॉलेज का। अब मैं यह कहूँ कि यह मेरा डस्टर है, यानी मुझे इसको अपना बताने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ा, और वह सर्वनाम कौन सा है, दिस पेन इज माइन, यह मेरा पेन है, या फिर यह हमारा घर है, या वह हमारा घर है, दैट हाउस इज आवर्स। और एक बात यहाँ पर नोट करना कि कभी भी आवर्स, यूवर्स
इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में नहीं होता। जैसे यदि हम कहें आवर्स हाउस, दैट सेंटेंस विल बी रॉन्ग, वो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन है, उसमें आवर्स और यूअर्स है, वो सब्जेक्ट के कभी भी शुरुआत में नहीं आ सकते, सेंटेंस के शुरुआत में नहीं आ सकते। वहाँ क्या सेंटेंस सही होगा, आवर हाउस, हमारा घर, ना कि आवर्स हाउस। ठीक है, तो वहाँ पे आप याद रखना हमेशा वाक्य की शुरुआत में कभी भी आवर्स, यूअर्स ये चीज़ें नहीं आएंगी। कैसे आ सकती है? यह पेन तुम्हारा है, दिस इज़ योर्स पेन, यह वाक्य सही है। लेकिन योर्स पेन इज़ ब्लैक, यह वाक्य गलत हो जाएगा। यूर पेन इज़ ब्लैक इज़ द राइट सेंटेंस। ठीक है, जैसे माइन, यह पेन मेरा है, हिज, हर्स, दिस इज हिज हाउस, दिस इज हर हाउस। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन होंगे, अधिकारवाचक प्रोनाउन होंगे। ठीक है, हिज उसका, उसके। ठीक है, और यह हिज पर्सनल प्रोनाउन में नहीं आया था, वहाँ पर हिम आया था। आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, हिम और हर आया था। उसका, उसकी, उसके, तुम्हारा, मेरा, मेरा, तुम्हारा, ये वो एक मूवी का सॉन्ग नहीं है, यह घर में, मेरा घर, तेरा घर, ऐसा कुछ करके है ना। तो मेरा, तेरा, उसका, अपना, ये सारे क्या है, अधिकारवाचक हैं। और ये आपको समझ में कैसे आएंगे, जब आप हिंदी में इसका आइडिया लगा लोगे कि ऐसा शब्द जो हमें किसी चीज़ पर अधिकार करने का बोध कराए या हमारा अधिकार जताने के लिए हमारी सहायता करे। तो ये शब्द, अब आपको पॉजेसिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों याद करनी पड़ेगी। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक, पुरुषवाचक ज़्यादातर सब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा, एज ए सब्जेक्ट यूज होगा। और पॉजेसिव जो अधिकारवाचक है वो क्या होगा, किसी भी वस्तु पर, किसी भी चीज़ पर, किसी भी बात पर अधिकार जताने की फॉर्म में यूज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब इसके बाद हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे आप इसको चीज़ों को जोड़ के देखिए। हम कई बार ये कहते हैं, अब आप कहोगे कि मैम हमें भी प्रोनाउन आते हैं क्लास में, मान लो, तो मैं आपको कहूँ कि आप डेमो दीजिए। ये कई बार हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, मतलब पहले आप ऐसा कोई संकेत या ऐसी कोई कार्यवाही कीजिए, एक्शन कीजिए, जिससे पता लगे कि आपको यह आता है। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब संकेतवाचक, जो हमें किसी चीज़ की तरफ इशारा करे, जो किसी चीज़ के बारे में बताए। जैसे यह मेज़ लकड़ी की है, तो मेज़ की तरफ कौन से सर्वनाम ने, जैसे यह सुंदर मेज़ है, मान लो यही कर लो आप, दिस इज ब्यूटीफुल टेबल। वैसे तो दिस टेबल इज ब्यूटीफुल आएगा, लेकिन आप एक बार इसको लिख लीजिए, हमें मुख्यतः सर्वनाम की तरफ इशारा करना है, दिस इज ब्यूटीफुल टेबल। तो अब टेबल के बारे में बात कही है, टेबल की सुंदरता के बारे में बात कही है, लेकिन इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यह टेबल, स्पेशली यह, तो यह मतलब यह टेबल सुंदर है, यानी यह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, संकेतवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन,
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे दिस यह, दैट वह, दीज ये, दोज वे, सच ऐसे। जैसे अपन कहते हैं ना सच ए नाइस पर्सन, कितना सुंदर इंसान है, कितना प्यारा इंसान है। दी सेम, ऐसे जब शब्द होंगे तो ये क्या होंगे, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तहत प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, दी सेम। इसके बाद अब देखिए एक वाक्य देखिए, इज दैट बेगर इज ब्लाइंड। इज दैट बेगर इज ब्लाइंड। अब यहाँ पर नाउन हो गया बेगर, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ब्लाइंड हो गया उसका एडजेक्टिव यानी उसकी विशेषता, इज फिर हेल्पिंग वर्ब। ये क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन फॉर्म में आएगी, जैसे आपने डू, डज, टू बी की फॉर्म्स मैंने आपको करवाई है, तो उसको आगे अच्छे से भी करेंगे, आगे वर्ब में आएंगी वो। तो टू बी में क्या बताया गया है कि हिज, एम आर, वाज वर क्या है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में भी यूज होती हैं, तो ये वो वाली बात है। अब इज दैट किसकी तरफ, अब उस भिखारी की बात बताई जा रही है, ठीक है, तो उस भिखारी की तरफ इशारा करने वाला प्रोनाउन कौन सा है, दैट। तो ये क्या हो जाएगा, संकेतवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कुछ किसी चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछिए। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं कंटेंट से या बताने के तरीके से, क्योंकि आलोचक का हमेशा सम्मान करना चाहिए, आलोचक आपको कुछ न कुछ सिखाने वाला होता है। इसके बाद हम बात करते हैं रेसिप्रोकल, पारस्परिक। मैथ में भी ये वर्ड यूज किया जाता है। रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक, पारस्परिक मतलब परस्पर, कोई दो चीज़ों की जब तुलना की जाए, जैसे ईच अदर, वन अनदर। जैसे ईच का हो गया तो ईच टेबल इज गुड, हर टेबल क्या है, प्रत्येक टेबल क्या है, वो अच्छी है, यानी परस्पर तुलना कर दी। तो यह जो प्रोनाउन है इसको हम क्या कहेंगे, ईच, आइदर, नाइदर, इनका आपने प्रयोग, ईच अदर, वन अनदर, इस ये हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब ईच अदर, यानी ईच मतलब प्रत्येक, अदर मान लो अन्य, वन अनदर एक से अन्य, ऐसे रेसिप्रोकल। और इसके बाद बीच में रह गया डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग करना या बांटना, तो इसको कहेंगे व्यष्टिवाचक, यानी अलग अलग बताए। जैसे न तो मैं चाय पीता हूँ, न मैं कॉफ़ी पीता हूँ, ठीक है। इस तरह के जो वाक्य हैं, यानी वो अलग अलग कोई चीज़ के बारे में बताए, तो वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, नोर, ये जो हैं ये सारे क्या आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आ जाएंगे। इसके बाद इनको विथ सेंटेंस, नेक्स्ट जो क्लास है उसमें मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी और उसमें से हम छांटेंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्स करने वाला, रिफ्लेक्स मतलब बताने वाला। इसको वैसे निजवाचक कहें, निजता की जो बात करे। मैं तो आ गया पर्सनल प्रोनाउन में, जैसे मेरा, माई सेल्फ, उसका, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, यूअर सेल्फ, तुम्हारा, हमारा, यानी जो निजता की बात करे। हमारा, इट सेल्फ, जैसे खुद से, स्वयं से जो बात की जाए, जैसे मैं स्वयं से चला जाऊंगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आई विल गो माई सेल्फ,
ठीक है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं यानी खुद से जो बात है वो रिफ्लेक्स करे, निजता को रिफ्लेक्स करे, तो वो आएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। इसके बाद है एम्फाटिक। एम्फाटिक या एम्फाइजिंग, जो एम्फासिस करे यानी जोर या दबाव डाले किसी बात पे। एम्फासिस का मतलब होता है दबाव डालना, जोर डालना। जैसे